हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम अपना अगला सेक्शन देखते हैं जो कि 10 नंबर पे है हमारा सेक्शन 2 सबसेक्शन 1A। सेक्शन 2 सबसेक्शन 1A में क्या बताया गया है कि सेक्शन 2 सबसेक्शन 1A में हमारा एग्रीकल्चर इनकम के बारे में बताया गया है। इट एक्सप्लेन्स अबाउट द प्रोविजन ऑफ एग्रीकल्चर इनकम इन इनकम टैक्स एक्ट 1961। According to section 2 subsection 1A, income from sale of agriculture product is called as agriculture income। जो एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स को बेचने से जो हमारी इनकम आती है वो हमारी एग्रीकल्चर इनकम कहलाती है। फॉर एग्जांपल इनकम फ्रॉम सेल ऑफ व्हीट, राइस, बहुत कुछ हो जाते हैं, जैसे शुगर केन हो गया, बाकी सब चीज़ें हो गई। तो उनको बेचने से जो हमारी इनकम आती है उसको हम एग्रीकल्चर इनकम कहते हैं। सेक्शन 10(1) ये एक सेक्शन इसमें बाहर से आया है। ये सेक्शन क्या बताता है? ये सेक्शन बताता है कि अकॉर्डिंग टू दिस सेक्शन इंडिविजुअल एग्रीकल्चर इनकम ऑफ अ पर्सन इज फुल्ली एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स। इट मीन्स इट हैज़ नो एनी अदर इनकम। इस सेक्शन का कहने क्या मतलब है? इस सेक्शन कहने का मतलब है जैसे कोई मान लीजिए मिस्टर एक्स हैं, वो एग्रीकल्चर करते हैं और सिर्फ उनकी जो इनकम है वो सिर्फ एग्रीकल्चर है और वो उनको कहीं से इनकम नहीं आती, मतलब सिर्फ और सिर्फ वो एग्रीकल्चर करते हैं और कुछ काम नहीं करते। वो जो है वो टैक्स फ्री हो जाएंगे। मतलब ऐसा कोई भी पर्सन जिसकी इनकम का स्रोत सिर्फ एक है, वो है एग्रीकल्चर, और वो कुछ नहीं करता, वो क्या हो जाएगा, उसकी इनकम टैक्स फ्री हो जाएगी। फाइनेंशियल ईयर 1974-75 में एक केस हुआ था जिसमें हुआ क्या था कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो एग्रीकल्चर टैक्स चार्ज करने की राइट सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती है, 1974-75 में हुआ क्या था कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो टैक्स चार्ज करने की राइट पंजाब स्टेट गवर्नमेंट को दे दी थी, ट्रांसफर कर दी थी कि आप अपने यहाँ किसानों से टैक्स चार्ज करिए। लेकिन वहाँ की जो किसान यूनियन है उन्होंने धरना देके अपना ये जो टैक्स चार्ज करने के लिए राइट दी गई थी स्टेट गवर्नमेंट को, इसको अनसक्सेसफुल करा दिया। मतलब वहाँ पे जो किसान यूनियन है उन्होंने टैक्स चार्ज नहीं करने दिया, वो लोग धरने पर बैठ गए और इसको अनसक्सेसफुल करा दिया। वही इसमें बताया गया है कि अंडर दिस फाइनेंशियल ईयर right of charging tax is transferred from central government to Punjab state government, but it was unsuccessful due to heavy protest of Punjab Kisan Union। पंजाब किसान यूनियन के हैवी प्रोटेस्ट की वजह से ये सक्सेसफुल नहीं हुआ था। उसके बाद फिर हमारा एक केस स्टडी आता है 1980 का, जिसमें कि बताया गया राघव रामा रेड्डी वर्सेस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। ये एक केस हुआ था। इसमें क्या हुआ था कि अंडर दिस केस सुप्रीम कोर्ट डिसाइडेड दैट देयर आर नो एनी राइट ऑफ चार्ज the tax on agriculture income by central government, but it is subject matter of state government. So in this situation Raghav Rama Reddy is not liable to pay tax on agriculture income। इसमें कहा, इस केस में हुआ क्या था, जो राघव रामा रेड्डी हैं उनके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स चार्ज कर रही थी, तो लेकिन उन्होंने टैक्स पे नहीं किया। तो जब कोर्ट में केस हो गया तो सुप्रीम कोर्ट का जो वो वर्डिक्ट निकल के आया उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो टैक्स चार्ज करने की राइट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास बिल्कुल नहीं है, और अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो वो टैक्स चार्ज कर सकती है। तो यहाँ पे जब सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स चार्ज की थी तो वही सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट में आया कि यहाँ पे वो राघव रामा रेड्डी टैक्स पे करने के लिए लायबल नहीं है, वो पूरी तरह से टैक्स फ्री हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसाइड दिया था कि There is no any right of charge the tax on agriculture income by central government। सेंट्रल गवर्नमेंट एग्रीकल्चर इनकम पे कोई भी टैक्स नहीं लगा सकती, बट इट इज सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टेट। अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो वो लगा सकती है। तो राघव रामा रेड्डी वो लायबल नहीं माना गया था इस केस में। उसके बाद फिर हमारा न्यू कंसेप्ट आया इनकम टैक्स एक्ट 19। तो देखो, न्यू कंसेप्ट ऑफ इनकम टैक्स एक्ट फॉर द असेसमेंट ईयर 2023-24 के लिए हमारा न्यू कंसेप्ट आया। इसमें क्या था, According to new concept of income tax act 1961, the net agriculture income of a person, of a person में कौन कौन आ जाएगा, इंडिविजुअल और HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, कैन बी टैक्सेबल विथ हिज टोटल इनकम इफ इज फुलफिल फॉलोइंग टू कंडीशन। इसमें नए कंसेप्ट में क्या बताया गया है, नए कंसेप्ट में ये बताया गया है कि जैसे कोई भी इंडिविजुअल या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली हो, उसका जो एग्रीकल्चर इनकम होगा वो टैक्सेबल होगा टोटल इनकम के साथ। जैसे अगर मान लीजिए दो इनकम के स्रोत है, तो एग्रीकल्चर इनकम और कहीं से वो सैलरी वैलरी पा रहा है, तो जो उसकी एग्रीकल्चर इनकम होगी वो टोटल इनकम के साथ टैक्सेबल होगी। लेकिन कब, जब ये दो कंडीशन फुलफिल करेंगे। दोनों कंडीशन है क्या, पहली कंडीशन है हिज नेट
एग्रीकल्चर इनकम शुड बी मोर देन 5,000 पर एनम। उसकी जो एग्रीकल्चर इनकम होनी चाहिए वो 5,000 पर एनम से ज़्यादा की होनी चाहिए। और दूसरी चीज़, हिज टोटल इनकम शुड बी मोर देन, अगर उसकी जो टोटल इनकम है वो कितने से ज़्यादा होनी चाहिए। अगर वो 60 साल का है तो 2.5 लाख से ज़्यादा होनी चाहिए, 60 से 80 साल का है तो 3 लाख से ज़्यादा होनी चाहिए, और 80 से ऊपर है तो 5 लाख से ज़्यादा होनी चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल करेगी तभी उसके एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स लगेगा। इट इज ऑल्सो नोन एज इंटीग्रेशन ऑफ नेट एग्रीकल्चर इनकम विथ नॉन एग्रीकल्चर इनकम। इसको नेट एग्रीकल्चर इनकम को नॉन एग्रीकल्चर के इनकम का इंटीग्रेशन भी कहा जाता है। नॉन एग्रीकल्चर इनकम मतलब टोटल इनकम का कंबाइन होता है ये। अब जैसे क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं इसको और क्लैरिफाई करने के लिए। डिटरमाइन द टैक्स स्टेटस ऑफ मिस्टर राम ऑन फॉलोइंग इनकम फॉर द असेसमेंट ईयर 2023-24। इसमें कहा क्या गया है, सबसे पहले हमारा है ट्रांजेक्शन, उसके बाद नेट एग्रीकल्चर इनकम, फिर टोटल इनकम, फिर क्या टैक्स स्टेटस की, उस पर टैक्स लगेगा कि नहीं लगेगा। पहला केस क्या है कि उसकी जो नेट एग्रीकल्चर इनकम है वो 5,000 की है और टोटल इनकम है 2.5 लाख की। वो जब कुछ मेंशन नहीं किया जाता कि जैसे यहाँ पे कहा गया है मिस्टर राम को कहा गया है, तो यहाँ पे ये नहीं मेंशन किया गया मिस्टर राम किस कैटेगरी में आते हैं, तो हमेशा बिलो 60 माना जाता है, नॉर्मल सिटीजन। तो इसमें देखिए पहले केस में क्या हुआ, मिस्टर राम की नेट एग्रीकल्चर इनकम 5,000 की है और टोटल इनकम 2.5 लाख की है। तो हमको वो जो दोनों केसेस पढ़े तो उसमें क्या था कि नेट एग्रीकल्चर इनकम 5,000 पर एनम से ज़्यादा होनी चाहिए और टोटल इनकम 2.5 लाख से ज़्यादा होनी चाहिए। तो यहाँ 5,000 है और 2.5 लाख ही, इससे ज़्यादा नहीं है, तो बोथ आर टैक्स फ्री, दोनों किसी पे टैक्स नहीं लगेगा, ना टोटल इनकम पे लगेगा ना एग्रीकल्चर इनकम पे लगेगा। अब दूसरा केस क्या है कि यहाँ इनकी जो एग्रीकल्चर इनकम है वो 8 लाख की है और टोटल इनकम 3 लाख की है। तब ये भी फुलफिल कर रहा है कि ये 5,000 से नेट एग्रीकल्चर इनकम 5,000 से ज़्यादा होनी चाहिए, ये भी ज़्यादा है, और टोटल इनकम 2.5 लाख से ज़्यादा होनी चाहिए, ये भी ज़्यादा है। तो एग्रीगेट वैल्यू कितनी हुई, 3 लाख प्लस 8,000, 3,08,000 फुल्ली टैक्सेबल इनकम। ये जो 3,08,000 की इनकम है ये टैक्स, इस पर टैक्स लगेगा, ये टैक्सेबल इनकम होगी। और तीसरा केस क्या है कि नेट एग्रीकल्चर इनकम 3,000 है और टोटल इनकम 4,50,000 है। तो जो नेट एग्रीकल्चर इनकम है ये 5,000 से ज़्यादा नहीं बल्कि 5,000 से कम है, और ये जो टोटल इनकम है ये 2.5 लाख से ज़्यादा है। तो इस केस में क्या होगा कि एग्रीकल्चर इनकम इज टैक्स फ्री। जो एग्रीकल्चर इनकम ये 3,000 की होगी ये टैक्स फ्री हो जाएगी, बट टोटल इनकम ये जो 4,50,000 की है ये टैक्सेबल होगी, इस पर टैक्स लगेगा। अब चौथा केस क्या है, चौथा केस हमारा है कि नेट एग्रीकल्चर इनकम हमारी 50,000 की है, नेट एग्रीकल्चर इनकम 50,000 की है और टोटल इनकम 1,50,000 की है। तो इस केस में क्या होगा, बोथ आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स। क्यों टैक्स फ्री हो जाएगा, नेट एग्रीकल्चर इनकम 50,000 हो गई और एक टोटल इनकम 1,50,000 होगी। इसमें जो नेट एग्रीकल्चर इनकम है इस पे टैक्स लगेगा और जो टोटल इनकम है इस पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन ये हम इस केस में देखेंगे कि दोनों जो इनकम हमारी वो टैक्स फ्री हो जाएंगी। क्यों टैक्स फ्री हो जाएंगी, क्योंकि हमने पढ़ा था कि जो एग्रीकल्चर इनकम होती है वो टोटल इनकम के साथ टैक्सेबल होती है। यहाँ पे जो टोटल इनकम है वो टैक्सेबल नहीं है, इसलिए ये जो 50,000 की एग्रीकल्चर इनकम है ये भी टैक्सेबल नहीं होगी, बोथ आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स। ठीक, अब उसके बाद हमारा था टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर इनकम। एग्रीकल्चर इनकम के टाइप्स क्या क्या, सेक्शन 2(1) सबसेक्शन ए। ठीक, हम इसमें पढ़ेंगे अपने टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर। सबसे पहला आता है हमारा फुल्ली एग्रीकल्चर इनकम, दूसरा पार्टली एग्रीकल्चर इनकम, तीसरा नॉन एग्रीकल्चर इनकम। तो फुल्ली एग्रीकल्चर इनकम ये इनकम जो है इसके एग्जेम्पशंस दिए गए हैं सेक्शन 10(1) में, ये फुल्ली एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स होती है। ठीक, और जो पार्टली एग्रीकल्चर इनकम होती है ये इसमें दो टाइप के होते हैं, एक एग्रीकल्चर इनकम एक नॉन एग्रीकल्चर इनकम। जो एग्रीकल्चर इनकम होगी वो टैक्स फ्री होगी, जो नॉन एग्रीकल्चर इनकम होगी वो टैक्सेबल होगी। ठीक, तीसरा नॉन एग्रीकल्चर इनकम होती है जो फुल्ली टैक्सेबल होती है। तो सबसे पहले हम फुल्ली एग्रीकल्चर इनकम देखते हैं। तो इनकम अर्न बाय एग्रीकल्चरल एक्टिविटी इज कॉल्ड एज फुल्ली एग्रीकल्चर इनकम। मतलब ऐसी इनकम जो एग्रीकल्चरल एक्टिविटी से अर्न की जाए उसको हम क्या कहते हैं, एग्रीकल्चरल इनकम कहते हैं। जैसे कि अभी हमने एग्जांपल देखा था सेल ऑफ राइस, व्हीट, सुगरकेन, ग्राम, ये सब हो गया, ये सब हमारा एग्रीकल्चर इनकम का पार्ट है। इट इज फुल्ली एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स अंडर सेक्शन 10(1)(a), 10(1)(a) नहीं। तो ये जो इनकम होगी ये टैक्स फ्री होगी, एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स होगी अंडर सेक्शन 10(1) में। ठीक, उसके बाद फिर हमारा आता है
अकॉर्डिंग टू सेक्शन 21A फुल्ली एग्रीकल्चर इनकम इज बेस्ड ऑन फॉलोइंग कंडीशन। अब फुल्ली एग्रीकल्चर इनकम होती कैसे है, देखो इसमें पहली कंडीशन है कि एग्रीकल्चरल लैंड मस्ट बी सिचुएटेड इन इंडिया, जो एग्रीकल्चरल लैंड होनी चाहिए वो इंडिया में सिचुएटेड होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है, एग्रीकल्चरल एक्टिविटी कल्टीवेशन शुड बी डन ऑन एग्रीकल्चरल लैंड और ऑन दैट लैंड। देखो इसका मतलब क्या है, समझो इसको कि जो एग्रीकल्चरल एक्टिविटी होगी वो हमारी एग्रीकल्चरल लैंड पे ही होनी चाहिए, मतलब ऐसी जगह पे एग्रीकल्चर हो रहा है जहाँ पे एग्रीकल्चर होता है, एग्रीकल्चरल लैंड पे। ये नहीं कि आप पहाड़ पे जाके कुछ करने लगे, तो वो जो इनकम वो होगा वो हमारा एग्रीकल्चर इनकम का कंडीशन होगा। तीसरी कंडीशन क्या है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट मस्ट बी सेलेबल, फिनिश गुड होना चाहिए, फिनिश गुड्स पे टैक्स लगेगा ना कि रॉ मटेरियल पे। उसके बाद फिर क्या है, रेंट रिसीव्ड फ्रॉम द बिल्डिंग व्हिच इज टोटली यूज्ड इन एग्रीकल्चर पर्पज, मतलब ऐसी कोई भी बिल्डिंग जो एग्रीकल्चर पर्पज के लिए यूज हो रही है उस पर जो रेंट मिल रहा है वो भी हमारी कौन सी इनकम होगी, एग्रीकल्चर इनकम होगी। फॉर एग्जांपल जैसे गोडाउन हो गया, स्टोर रूम हो गया, फार्म हाउस हो गया, कोल्ड स्टोर हो गया एक्सेट्रा, ये सब पे जो हमारा रेंट मिलेगा वो हमारी एग्रीकल्चर इनकम का पार्ट होगी। अब दूसरा क्या है हमारा, पार्टली एग्रीकल्चर इनकम। इट इज डिफाइंड इन रूल 7 टू रूल 8 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961। रूल 7 टू रूल 8 में ये पार्टली एग्रीकल्चर इनकम डिफाइन की गई है। इट इज ऑल्सो नोन एज मिक्स्ड एग्रीकल्चर इनकम, इसको मिक्स्ड एग्रीकल्चर इनकम के नाम से भी जाना जाता है, बिकॉज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ एग्रीकल्चर इनकम एंड नॉन एग्रीकल्चर इनकम। जैसे अभी हम पीछे पढ़े थे कि ये एग्रीकल्चर इनकम और नॉन एग्रीकल्चर इनकम का कॉम्बिनेशन होता है, पार्टली एग्रीकल्चर इनकम। इट इज दैट पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर इनकम व्हिच इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम सर्टेन लिमिट एंड टैक्सेबल फॉर रिमेनिंग लिमिट। इस लाइन के कहने का मतलब क्या है, पार्टली एग्रीकल्चर इनकम मतलब इसका कि कुछ पार्ट टैक्स फ्री होगा और कुछ पार्ट टैक्सेबल होगा। पार्टली एग्रीकल्चर इनकम इक्वल टू एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम प्लस नॉन एग्रीकल्चर इनकम, ठीक। ये अब प्रोविजन ऑफ रूल 7 टू रूल 8। अब रूल 7 टू रूल 8 का प्रोविजन क्या क्या है, सबसे पहले हम रूल 7 देखते हैं। इट इज नोन एज जनरल रूल बिकॉज अंडर दिस रूल ऑल द एग्रीकल्चर प्रोडक्ट आर इंक्लूडेड which is notified by the income tax act 1961 except rubber, coffee and tea। देखो ये कहता क्या है कि एक जनरल रूल है, बिकॉज अंडर दिस रूल ऑल द एग्रीकल्चर प्रोडक्ट आर इंक्लूडेड। इस रूल के अंदर सभी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट आ जाएंगे, सिर्फ किसको छोड़ के, रबड़ को, कॉफी को, टी को। इन तीनों चीज को छोड़ के जितने भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हैं सब हमारा रूल 7 में आ जाएंगे, क्योंकि ये जनरल रूल्स है, ठीक। एग्रीकल्चर इनकम। उसके बाद फिर हमारा अगला है इन केस ऑफ रूल 7 इनकम फ्रॉम सेल ऑफ शुगर इज एन इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल। रूल 7 का सबसे इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल क्या है कि इनकम फ्रॉम सेल ऑफ शुगर। अब हम देख लेते हैं इनकम फ्रॉम सेल ऑफ शुगर कैसे होगा। रूल 7 के अंदर सबसे पहले हमारा आता है फेयर मार्केट वैल्यू और नॉन एग्रीकल्चर इनकम। जो फेयर मार्केट वैल्यू होगा शुगर को बेचने से, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस ट्रांसपोर्ट चार्जेस। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन शुगर को बनाने में और ट्रांसपोर्ट चार्जेस को जोड़ के जो हमारे वैल्यू आएगी उसको हम क्या कहेंगे, फेयर मार्केट वैल्यू। ये हमारी एग्रीकल्चर इनकम होगी, ये टैक्स फ्री होगी, ये एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स होगी। और इसमें नॉन एग्रीकल्चर इनकम कौन सी होगी, सेल ऑफ शुगर में, कि ये टैक्सेबल होगी। इसमें नॉन एग्रीकल्चर इनकम क्या होगी कि जो हमारी सेल्स हुई है, सेल्स माइनस फेयर मार्केट वैल्यू, मतलब कि जो प्रॉफिट आएगा सेल ऑफ शुगर से वो हमारा टैक्सेबल इनकम, प्रॉफिट पे टैक्स लगेगा। और जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस ट्रांसपोर्ट चार्जेस हैं वो फेयर मार्केट वैल्यू जानी जाएगी, उस पर टैक्स नहीं लगेगा। ये एग्रीकल्चर इनकम मानी जाएगी, ये नॉन एग्रीकल्चर इनकम मानी जाएगी, ये टैक्सेबल होगी। फिर से समझिए, जैसे हम चीनी बनाने के बाद चीनी बनाने में जो खर्चा आया उसको कहीं पहुंचाने में जो खर्चा आया, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में जो खर्चा आया, ट्रांसपोर्ट चार्जेस में जो खर्चा आया, ये टैक्सेबल नहीं होंगी, ये टैक्स फ्री होंगी। इसको क्या कहेंगे, फेयर मार्केट वैल्यू कहेंगे। और जो हमारा चीनी बेचने पे जो प्रॉफिट हो गया, सेल्स माइनस फेयर मार्केट वैल्यू, वो हमारी नॉन एग्रीकल्चर इनकम होगी, वो टैक्सेबल होगी। अकॉर्डिंग टू रूल 7 अंडर दिस प्रोडक्ट द फेयर मार्केट वैल्यू, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस ट्रांसपोर्ट चार्जेस ऑफ शुगर इज कंसिडर्ड एज एग्रीकल्चर इनकम एंड प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ शुगर इज कंसिडर्ड एज नॉन एग्रीकल्चर इनकम। सेम टू सेम वही लिखा है जो हमने अभी आपको बताया है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस ट्रांसपोर्ट चार्जेस ये फेयर मार्केट वैल्यू होगी, एग्रीकल्चर इनकम होगी, ये टैक्स एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स होगी। ये जो सेल करने पे जो प्रॉफिट आएगा, सेल माइनस फेयर मार्केट वैल्यू, नॉन एग्रीकल्चर इनकम होगी और टैक्सेबल होगी। एग्जाम्पल क्वेश्चन के साथ हम देख लेते हैं। सेल वैल्यू ऑफ शुगर को 8 लाख में बेचा जा रहा है, जिसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 5,50,000 है, ट्रांसपोर्ट चार्जेस 50,000 है।
कैलकुलेट टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सेल ऑफ शुगर। अब टैक्सेबल इनकम निकालना है, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, फेयर मार्केट वैल्यू निकालेंगे। फेयर मार्केट वैल्यू निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस ट्रांसपोर्ट चार्जेस। 5,50,000 का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, 50,000 का ट्रांसपोर्ट चार्जेस है, मतलब 6 लाख की जो इनकम आएगी वो एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स हो जाएगी। और शुगर बिक कितने में रहा, 8 लाख में, तो प्रॉफिट कितना आया, 8 लाख माइनस 6 लाख यानी 2 लाख का प्रॉफिट आई। ये कौन सी इनकम हो जाएगी, टैक्सेबल इनकम हो जाएगी। 2 लाख पे टैक्स लगेगा। अब हम अपना अगला देखते हैं रूल 7A। पहला हम पढ़ लिए रूल 7, अब दूसरा है रूल 7A। इट एक्सप्लेन्स अबाउट द प्रोविजन ऑफ रबर। वो अब ये रबर के बारे में बताएगा। रबर में देखो क्या है, अकॉर्डिंग टू रूल 7A 65% ऑफ इनकम फ्रॉम सेल ऑफ रबर इज कंसिडर्ड एज एग्रीकल्चर इनकम एंड रिमेनिंग 35% इज कंसिडर्ड एज नॉन एग्रीकल्चर इनकम। सब 7A क्या बताता है, ये बताता है कि 65% ऑफ इनकम जो रबड़ को बेचने से जो 65% की इनकम होगी वो एग्रीकल्चर इनकम मानी जाएगी, और जो 35% बचेगा उसको नॉन एग्रीकल्चर इनकम मानेंगे, वो टैक्सेबल होगा। जैसे कैसे, ये मान लीजिए कोई एक रबर है, ठीक, उसका बेचने के बाद जो उसके 65% हमको अमाउंट मिला है वो उसको हम टैक्स फ्री कर देंगे कि इसको, क्योंकि इसको एग्रीकल्चर इनकम मान लेंगे। और जो 35% बचा है उसको हम नॉन एग्रीकल्चर इनकम मान लेंगे, उस पर टैक्स लगाएंगे। ठीक, वही ये कह रहा है अकॉर्डिंग टू रूल 7 65% ऑफ इनकम फ्रॉम सेल, मतलब जो इनकम होगी सेल से उसका 65% कंसिडर्ड एज एग्रीकल्चर इनकम, उसको एग्रीकल्चर इनकम कंसिडर कर लेंगे, और जो रिमेनिंग 35% बचा है उसको नॉन एग्रीकल्चर इनकम मानेंगे। फॉर क्वेश्चन हम देख लेते हैं, इफ द इनकम फ्रॉम सेल ऑफ रबर इज 15 लाख देन डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ एग्रीकल्चर इनकम एंड नॉन एग्रीकल्चर इनकम। कि रबड़ को बेचने से हमें कितना मिला है, 15 लाख मिला है। ठीक, 15 लाख मिला है, तो अब इसमें देख लेंगे कितना 65% जो हमारा होगा वो एग्रीकल्चर इनकम होगा, 35% नॉन एग्रीकल्चर इनकम होगा। 15 लाख का 65% 9,75,000 जो आया ये हमारा एग्रीकल्चर इनकम है, ये टैक्स फ्री होगा। और ये 15 लाख का 35% जो आया 9,25,000 ये हमारा, ये क्या होगा हमारा, ये टैक्सेबल होगा, इस पर टैक्स लगेगा। उसके बाद रूल 7B। रूल 7B क्या कहता है, इट एक्सप्लेन्स अबाउट द प्रोविजन ऑफ इनकम फ्रॉम सेल ऑफ कॉफी। रूल 7B में सेल ऑफ इनकम फ्रॉम सेल ऑफ कॉफी बताया गया। अब कॉफी से कैसे होगा, देखो रूल 7B का नेचर क्या है कि कॉफी के दो नेचर होते हैं, एक नॉर्मल कॉफी, एक स्पेसिफिक कॉफी, स्पेशल और स्पेसिफिक कॉफी। नॉर्मल कॉफी, कॉफी इज ग्रोन एंड क्योर्ड बाय द सेलर इन इंडिया। अगर कॉफी ग्रो इंडिया में हुई और क्योर इंडिया में की गई है तो नॉर्मल कॉफी होगी। इफ द कॉफी इज ग्रोन क्योर ब्रांडिंग रोस्टिंग एंड मिक्सिंग इन इंडिया, अगर कॉफी ग्रो इंडिया में हुई, क्योर्ड इंडिया में की गई, उसको रोस्ट इंडिया में किया गया, उसको मिक्स भी इंडिया में किया गया, तो वो स्पेशल कॉफी की आ जाएगा, वो स्पेशल और स्पेसिफिक कॉफी हो जाएगी। द नेचर ऑफ कॉफी कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 पार्ट, नॉर्मल और स्पेशल। ये दो में कॉफी को डिवाइड कर दिया गया। सबसे पहले देखते हैं नॉर्मल कॉफी क्या होता है। इन केस ऑफ नॉर्मल कॉफी 75% ऑफ इनकम फ्रॉम सेल इज कंसिडर्ड एज एग्रीकल्चर। नॉर्मल कॉफी के केस में 75%, सेल का 75% हिस्सा जो होगा वो हमारा एग्रीकल्चर इनकम मान लिया जाएगा, उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। और जो 25% हिस्सा बचेगा उसका वो नॉन एग्रीकल्चर इनकम में आएगा। और इस ये नॉर्मल के केस का हो गया 75 एग्रीकल्चर, 75% सेल एग्रीकल्चर हो गई और 25% सेल नॉन एग्रीकल्चर हो गई। और स्पेशल कॉफी के केस में क्या सिचुएशन है कि इन केस ऑफ स्पेशल कॉफी 60% ऑफ इनकम फ्रॉम सेल इज कंसिडर्ड एज एग्रीकल्चर इनकम। सेल से जो 60% की इनकम होगी उसको एग्रीकल्चर इनकम माना जाएगा, और जो रिमेनिंग 40% इज कंसिडर्ड एज नॉन एग्रीकल्चर इनकम, और जो रिमेनिंग 40% होगा उसको नॉन एग्रीकल्चर इनकम माना जाएगा। तो नॉर्मल कॉफी में 75% और 25% हो गया, 75% एग्रीकल्चर इनकम, 25% नॉन एग्रीकल्चर इनकम। और स्पेशल कॉफी में 60% एग्रीकल्चर इनकम और 40% नॉन एग्रीकल्चर इनकम। तो ये 60% टैक्स फ्री होगा, ये 40% टैक्सेबल होगा। अब नोट हम पढ़ लेते हैं। विदाउट एनी मेंशन इनकम फ्रॉम सेल ऑफ कॉफी इज कंसिडर्ड एज नॉर्मल कॉफी। अगर ये ना कहा जाए कि आपको कौन सी कॉफी पे इनकम मिली है तो हम हमेशा नॉर्मल कॉफी कंसिडर करेंगे। ठीक, फॉर एग्जाम्पल सेल ऑफ नॉर्मल कॉफी 2 लाख, सेल ऑफ स्पेसिफिक कॉफी 5 लाख, कैलकुलेट टोटल इनकम इन रूल 7 पार्ट बी। इन केस ऑफ कॉफी, नॉर्मल कॉफी प्लस स्पेशल कॉफी, सेल ऑफ नॉर्मल कॉफी 2 लाख का 25%, 50,000 आ गया, ये टैक्सेबल होगा क्योंकि 75-25 का रेशियो था। हमको सिर्फ टैक्सेबल इनकम निकालनी है। ठीक, एग्रीकल्चर इनकम नहीं निकालनी है।
कैलकुलेट टैक्सेबल इनकम। तो टैक्सेबल इनकम नॉर्मल कॉपी में क्या होगा, 75% इसमें हमारा वो एग्रीकल्चर इनकम हो जाता है, 25% नॉन एग्रीकल्चर इनकम। तो 2 लाख का 25% 50,000, स्पेसिफिक कॉपी में ही नॉन एग्रीकल्चर 40% हो जाता है, क्योंकि उसमें एग्रीकल्चर इनकम 60% होता है, 2 लाख। 5 लाख का 40% 2 लाख, तो हमारा 2 लाख प्लस 50,000 2.5 लाख की जो इनकम आएगी ये टैक्सेबल इनकम हो जाएगी। अब इसके बाद रूल 8 में क्या कहा गया है, इट एक्सप्लेन्स अबाउट द प्रोविजन ऑफ टी। रूल 8 में टी का प्रोविजन बताया गया है। अकॉर्डिंग टू रूल 8, 60% ऑफ इनकम फ्रॉम सेल ऑफ टी इज कंसिडर्ड एज एग्रीकल्चर इनकम। 60% इनकम, जो 60% इनकम होगी सेल से वो एग्रीकल्चर इनकम होगी, बाकी जो रिमेनिंग 40% होगी वो नॉन एग्रीकल्चर। सेम एज स्पेसिफिक कॉपी में जैसे था वैसे टी में है। अब एग्जांपल देख लेते हैं कि हम एग्जांपल अब तीनों का मिला के देखते हैं। रबर, कॉफी, टी का इनकम फ्रॉम सेल ऑफ शुगर 5 लाख, इसमें फेयर मार्केट वैल्यू दे दिया गया 2,80,000। इनकम फ्रॉम सेल ऑफ रबर 2 लाख, इनकम फ्रॉम सेल ऑफ कॉफी 3 लाख, इनकम फ्रॉम सेल ऑफ टी 1 लाख। तो इनकम फ्रॉम सेल ऑफ शुगर 5, इसमें देखो जो 5 लाख इसमें से फेयर मार्केट वैल्यू सेल्स दी गई 5 लाख की, 2,80,000 फेयर मार्केट वैल्यू थी। इसको जब माइनस कर देंगे तब हमारा क्या आएगा, तब हमारा वो आएगा क्या कहते हैं टैक्सेबल इनकम। ठीक, ये 2,20,000 की टैक्सेबल इनकम आ गई। इनकम फ्रॉम सेल ऑफ रबर 2 लाख का 35%, 70,000। 35% जानते ही कहाँ से निकालेंगे, क्योंकि 75% उसमें, वो 65% उसमें क्या होता है एग्रीकल्चर इनकम होता है। रबड़ में अभी हम पीछे पड़े। उसके बाद इनकम फ्रॉम सेल ऑफ कॉफी, जब कोई मेंशन नहीं रहेगा तो हम कौन सी कॉफी मानेंगे, नॉर्मल कॉफी। नॉर्मल कॉफी में 25% टैक्सेबल होता है नॉन एग्रीकल्चर इनकम, तो 3 लाख का 25%। इनकम फ्रॉम सेल ऑफ टी, इसमें 60 और 40 का रेशियो होता है, तो 1 लाख का 40%, 40,000, जिसका टोटल करेंगे 4,05,000। ये टोटल हमारी टैक्सेबल इनकम होगी 4,05,000 की। अब इसके बाद देखते हैं कि हमारा नॉन एग्रीकल्चर इनकम क्या क्या आता है। एनी इनकम रिसीव्ड फ्रॉम एग्रीकल्चर एक्टिविटीज और बिजनेस एक्टिविटी व्हिच इज नॉट रिलेटेड फ्रॉम एनी वन कंडीशन ऑफ द फुल्ली एग्रीकल्चर इनकम इज कॉल्ड एज नॉन एग्रीकल्चर इनकम। मतलब ऐसी कोई भी इनकम जो एग्रीकल्चर एक्टिविटी से या बिजनेस एक्टिविटी से ना रिलेट करे और और किसी भी कंडीशन को फुलफिल ना करे। कौन सी 3 कंडीशन थी, वो 5 कंडीशन थी जो हम पीछे पड़े थे, कि जो हमारा लैंड है वो इंडिया में सिचुएटेड होना चाहिए। ये वाली 5 कंडीशन इंडिया में सिचुएटेड, एग्रीकल्चरल एक्टिविटी एग्रीकल्चरल लैंड पे होनी चाहिए, और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट सेलेबल होना चाहिए, रेंट रिसीव्ड जो होनी चाहिए वो एग्रीकल्चर पर्पज के लिए यूज होना चाहिए। ठीक, अब यही ये कहा गया है, इनकम रिसीव्ड फ्रॉम एग्रीकल्चर एक्टिविटी और बिजनेस एक्टिविटी नॉट रिलेटेड फ्रॉम द एनी वन कंडीशन ऑफ द फुल्ली एग्रीकल्चर इनकम इज कॉल्ड नॉन एग्रीकल्चर। जो उस कंडीशन से रिलेट ना करे वो कौन सी होगी, नॉन एग्रीकल्चर इनकम हो जाएगी। एग्जाम्पल, इनकम फ्रॉम सेल ऑफ ट्रीज, इससे जो इनकम आएगी नॉन एग्रीकल्चर इनकम हो जाएगी। इनकम फ्रॉम सेल ऑफ फ्रूट्स और फ्लावर, ये भी नॉन एग्रीकल्चर। रॉयल्टी रिसीव्ड फ्रॉम माइनिंग वर्क, नॉन एग्रीकल्चर इनकम। कॉपीराइट रॉयल्टी रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ बुक्स, डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम एग्रीकल्चरल कंपनी। इनकम फ्रॉम सेल ऑफ सेल्फ ग्रोइंग और ग्रास और वाइल्ड ग्रास। सेल्फ ग्रोइंग ग्रास मतलब ये जो जंगलों की झाड़ियों में जो घासें जमती हैं, उगती हैं, इसी को सेल्फ ग्रोइंग ग्रास और वाइल्ड ग्रास, इससे जो इनकम मान की जा रही है ये भी नॉन एग्रीकल्चर इनकम का पार्ट है। सैलरी रिसीव्ड बाय द मैनेजर ऑफ एग्रीकल्चरल फार्म हाउस, एग्रीकल्चर फार्म हाउस के मैनेजर को जो सैलरी मिल रही है वो भी नॉन एग्रीकल्चर इनकम है। इनकम रिसीव्ड बाय द सप्लाई ऑफ वाटर फॉर एग्रीकल्चर पर्पज, ये भी नॉन एग्रीकल्चर इनकम का पार्ट है। इनकम रिसीव्ड बाय द सेल ऑफ अर्थ सॉइल ब्रिक्स मेकिंग, ये भी नॉन एग्रीकल्चर इनकम पार्ट है। आप जो खेतों से अपनी मिट्टी दे रहे हैं ईंट बनाने के लिए, उससे जो इनकम आ रही है वही नॉन एग्रीकल्चर इनकम हो जाएगी। रिम्यूनरेशन रिसीव्ड बाय पर्सन फॉर मैनेजिंग एग्रीकल्चरल प्रॉपर्टी, ये जो एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी को मैनेज करने के लिए जो हमारी इनकम आ रही किसी पर्सन को दे रहे हैं वो भी नॉन एग्रीकल्चर इनकम का पार्ट होगी। रेंट रिसीव्ड फ्रॉम कॉमर्शियल लैंड, कॉमर्शियल लैंड से जो रेंट मिल रहा है वो भी हमारा नॉन एग्रीकल्चर इनकम का पार्ट हो जाएगा। इसको हम जल्दी जल्दी देख ले रहे हैं क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा होता जा रहा है। अगर आप इसमें किसी में भी कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप कमेंट सेक्शन में हमको पूछ सकते हैं, हम आपको जल्दी से जल्दी उसका रिप्लाई करेंगे। इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय क्रेडिटर्स फ्रॉम एग्रीकल्चर लोन, एग्रीकल्चर लोन से जो इंटरेस्ट मिल रहा है क्रेडिटर को वो नॉन एग्रीकल्चर इनकम का पार्ट है। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन एरियर्स ऑफ रेंट ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड, एग्रीकल्चरल लैंड पे जो एरियर मिल रहा है हमको, उस पर एरियर का जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो भी नॉन एग्रीकल्चर इनकम है।
इनकम फ्रॉम मार्केट, मार्केट से जो इनकम है वो भी हमारा नॉन एग्रीकल्चर में। इनकम फ्रॉम सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस, प्रोफेशन, कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, ये सब भी हमारा नॉन एग्रीकल्चर इनकम है। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ शुगर, शुगर को बेचने से जो प्रॉफिट हो रहा है वो नॉन एग्रीकल्चर इनकम है। इनकम फ्रॉम सेल ऑफ रबर, जो 35% की, रबर में 65-35 का रेशियो नहीं था, तो जो 35% थी वो नॉन एग्रीकल्चर इनकम थी। इनकम फ्रॉम सेल ऑफ कॉफी, कॉफी में नॉर्मल कितना का था याद करो, 75-25 का था। 75 एग्रीकल्चर थी, 25 नॉन एग्रीकल्चर थी। ये 25 नॉन एग्रीकल्चर, स्पेसिफिक में 40 नॉन एग्रीकल्चर थी, ये 40% आ गया। उसके बाद इनकम फ्रॉम सेल ऑफ टी 40%, टी से जो टी का 60 और 40 का रेशियो होता है, तो जो 40% होगा ये हमारा नॉन एग्रीकल्चर इनकम हो गया। कमीशन रिसीव्ड बाय लैंडलॉर्ड फॉर फ्रॉम सेल ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड टू हिज टेनेंट, जो कमीशन रिसीव करेगा लैंडलॉर्ड अपनी एग्रीकल्चर लैंड टेनेंट को देने के लिए, वो भी नॉन एग्रीकल्चर इनकम का पार्ट होगी। इनकम फ्रॉम सेल ऑफ एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट को बेचने से जो इनकम होगी वो भी हमारा नॉन एग्रीकल्चर इनकम का पार्ट होगा। एग्रीकल्चर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, मतलब ऐसा कोई भी तुम्हारा एग्रीकल्चर है जो कि इनकम है जो इंडिया के बाहर से आ रही, वो भी तुम्हारा कैसी होगी, नॉन एग्रीकल्चर इनकम होगी। ये तो हमारा एग्रीकल्चर इनकम हो गया। हम अपना पूरा एक सेक्शन, ये काफ़ी बड़ा सेक्शन था हमारा एग्रीकल्चर इनकम, इसको आज हम अपना पूरा कवर कर लिए। सेक्शन 10 सब सेक्शन 1A, सेक्शन 2 सब सेक्शन 1A, ये हमारा एग्रीकल्चर था। आज ये हमारा पूरा कवर हो गया। अब हम अपने अगले वीडियो में देखेंगे अगला सेक्शन जो कि 80C to 80U है, ये भी काफ़ी लेंथी सेक्शन है। तो तब तक के लिए हमारे चैनल से बने रहिए। जो ना समझ में आए उसको कमेंट बॉक्स में मैसेज करके आप पूछ सकते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा था, इसलिए हमने थोड़ा लास्ट में नॉन एग्रीकल्चर इनकम को शॉर्ट मैसेज डिस्क्राइब कर दिया है। तब तक के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड फॉलो। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।